फिल्म की शुरुआत साइबेरिया के सब आर्कटिक इलाके को दिखाते हुए होती है। वहाँ का इलाका पूरा खाली होता है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही नजर आती है। सावा नाम की एक औरत कहती है, जब मैं पैदा हुई थी तब एक शमन यानी तांत्रिक ने कहा था कि यह लड़की शापित होकर पैदा हुई है। इसे जो भी अपने पास रखेगा उसे नुकसान होगा। सावा को भी लगता है कि यह बात सच है। अब सावा अपनी बेटी अंजा के साथ उस सब आर्कटिक इलाके में कैंप लगाकर रहती है। वहाँ उनके अलावा और कोई नहीं रहता, क्योंकि उस इलाके पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर रखा है। पहले सावा अपने कबीले के लोगों के साथ रहती थी, लेकिन किसी कारण से अब वह अपनी बेटी के साथ बहुत दूर आकर बार बार कैंप बदलते हुए रहती है। रूसी सैनिकों से बचकर उस ठंड और बर्फ में जीना बहुत मुश्किल होता है। खाने के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता है। अंजा ने अपनी जिंदगी पूरी इसी तरह बिताई है, लेकिन उसका मन बाहर की दुनिया देखने और लोगों से मिलने को करता है। वे कुछ कुत्ते भी पाल कर रखते हैं जो शिकार में मदद करते हैं, लेकिन उन कुत्तों में से एक बीमार हो जाता है। इसलिए सावा उसे कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए उसका गला काटकर मार देती है। इसके बाद सावा और अंजा अपना सामान लेकर नाव में नए ठिकाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें कुछ रूसी सैनिक दिखाई देते हैं। वहाँ रेलवे ट्रैक के पास काम चल रहा होता है। सावा और अंज उन्हें देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन किस्मत से वे सैनिक उन्हें नहीं देख पाते और दोनों जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। काफी देर सफर करने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकता। वह जगह उन्हें बहुत पसंद आती है। उस इलाके को आर्कटिक टुंड्रा कहा जाता है। वे वहां ही रहने का निर्णय लेते हैं और टेंट लगा लेते हैं। रात में दोनों टेंट में सो जाते हैं, लेकिन सावा को नींद नहीं आती। वह अपने पास रखे एक भेड़िए के पंजे को देखते हुए अपना अतीत याद करती है। सावा पहले अपने कबीले के साथ ही रहती थी, लेकिन लोगों को लगता था कि सावा शापित है और उसके साथ रहने से सबको नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने उसे गांव से निकाल दिया। भटकते भटकते सावा की मुलाकात एक रेनेडियर कबीले के व्यक्ति से हुई। उसने सावा को अपने कबीले में शामिल होने का निमंत्रण दिया। सावा उसकी बात मानकर उसके साथ रहने लगी। दोनों एक दूसरे से करीब आए और प्यार करने लगे। कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने सावा को वही भेड़िए का पंजा दिया। फिर वर्तमान में सावा को शमन की वह बात याद आती है, जो भी तुम्हारे साथ होगा उसे नुकसान होगा। ये सोचकर वह बहुत डर जाती है। अगले दिन सावा अपने कुत्ते के साथ शिकार पर निकलती है। वहां उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो घायल होकर बर्फ में पड़ा होता है और भूख से लगभग मर ही रहा होता है। वह अचानक गिरकर बेहोश हो जाता है। सावा पहले उसका सामान उठाने लगती है, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है। वह सावा से मदद मांगता है। सावा पहले तो उसे मारने का सोचती है, लेकिन दया आ जाने पर उसे अपने टेंट में ले आती है और उसके घावों की मरहम पट्टी करती है। उसका बैग देखती है जिसमें नक्शा और रेडियो मिलता है। थोड़ी देर बाद अंजा भी वहां आ जाती है और उस आदमी को देखकर हैरान हो जाती है। पूछती है, ये कौन है? सावा कहती है, मुझे नहीं पता। मैं शिकार पर थी, तब ये घायल होकर मेरे सामने गिर पड़ा। अगर मैं इसे न लाती तो ये मर जाता। कुछ समय बाद वह आदमी होश में आता है और अपना नाम लोकी बताता है। अंजा कहती है, आपकी किस्मत अच्छी है, सावा ने आपको बचा लिया। लेकिन हम किसी को इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते। रात को अंजा लोकी के लिए सूप बनाती है। उसे लोकी में रुचि होने लगती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़के को इतना करीब से देखा था। कुछ दिन बीत जाते हैं और लोकी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। वह सावा और अंजा के साथ नाव से शिकार पर जाता है। वहां वह कहता है, आप लोगों ने मुझे जिंदा रखा, मैं ये आरण कैसे चुकाऊं? सावा कहती है, हमें जब जरूरत होगी तो कहेंगे। अंजा मजाक में कहती है, एक रेनडियर शिकार करके लाओ। लोकी भी हंसकर कहता है, अगर मिला तो जरूर लाऊंगा। शिकार में उन्हें सील मिलती है जिसे सावा मार गिराती है। वे टेंट में लौट आते हैं। रात को सावा और अंजा सील का कच्चा मांस खाते हैं, क्योंकि उनके कबीले में यही परंपरा है। लोकी को यह अजीब लगता है और वह मांस को पकाकर खाता है। फिर लोकी अपना रेडियो अंजा को दिखाकर उसमें म्यूजिक सुनाता है। दोनों पहली बार रेडियो सुनकर बहुत खुश होते हैं। अब सावा लोकी की तरफ आकर्षित होने लगती है, क्योंकि वह कई सालों से अकेली थी। सावा लोकी से पूछती है, तुम यहां कैसे पहुंचे? लोकी बताता है, हमारे गांव में रूसी सैनिक आए थे। कई लोगों को पकड़कर काम करने के लिए ले गए। मैं मौका देखकर भाग आया। कई दिनों तक भूखा प्यासा भटका, तब तुमने मुझे बचाया। अब अगर रूसी सैनिकों ने मुझे देख लिया तो मार डालेंगे। सावा कहती है, सर्दी खत्म होने के बाद यहां से चले कि
सावा को बताए बिना बंदूक लेकर रेंडियर शिकार पर जाता है, लेकिन तभी दो रूसी सैनिक आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे नाव में बैठाकर ले जाते हैं, मगर लोकी चालाकी से दोनों को अपने चाकू से मार डालता है और उनका सामान लेकर लौट आता है। सावा लोकी से अपने शाप के बारे में बताना चाहती है, लेकिन तभी अंजा आ जाती है और लोकी के साथ खुश होकर बातें करने लगती है। धीरे धीरे अंजा और लोकी और करीब आ जाते हैं। यह सब देखकर सावा के भीतर ईर्ष्या और गुस्सा भर जाता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। सावा जब एक दिन शिकार से लौटती है तो देखती है कि उसके पूरे कबीले को किसी ने मार डाला है। उसका प्रेमी जिंदा होता है लेकिन बंधा हुआ। वह सावा को छिप जाने का इशारा करता है। तभी सैनिक आते हैं और उसके प्रेमी का गला काटकर मार डालते हैं। सावा छिपी रहती है, लेकिन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। उनमें से एक उसके साथ दुष्कर्म करता है और जिंदा छोड़ देता है। बाद में सावा अपने प्रेमी के पास जाकर उसकी रस्सियां खोलती है। उसके हाथ में चाकू होता है जिससे वह रस्सी काट रहा था, लेकिन सैनिकों ने उसे पहले ही मार दिया। सावा वहीं चाकू उठा लेती है। तभी टेंट के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। सावा जाकर देखती है कि वहां एक बच्ची है। वह उसे लेकर बाहर निकलती है। एक सैनिक कहता है, तुम्हारे जैसे लोगों को यहां रहने का हक नहीं है। तुम्हें मार देंगे और यह जगह हमारी होगी। सावा को समझ आता है कि वे प्राकृतिक संसाधनों के लिए ऐसा कर रहे हैं। सैनिक कहते हैं, हम रास्ता भटक गए हैं, हमें मेनलैंड तक ले चलो, मदद करोगी तो जिंदा रखेंगे। सावा मान जाती है। वे सब रस्सी पकड़कर ग्लेशियर पार करते हैं। तभी सावा चाकू से रस्सी काट देती है और सभी सैनिक गहरी खाई में गिरकर मर जाते हैं। इसके बाद सावा उस बच्ची को पालकर बड़ी करती है। वही बच्ची अंजा है, यानी अंजा सावा की असली बेटी नहीं है। अब कहानी वर्तमान में लौटती है। सावा यह सब याद करके रो पड़ती है। इधर अंजा और लोकी का प्यार गहराता जाता है। वे हंसते खेलते एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। सावा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे डर लगता है कि कहीं लोकी अंजा को लेकर उसे छोड़ ना दे। कुछ महीने गुजरते हैं। अंजा गर्भवती हो जाती है। वह सावा से कहती है, मैं अपने बच्चे को अच्छा जीवन देना चाहती हूँ, इसलिए लोकी और मैं इंसानों के बीच जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। यह सुनकर सावा सदमे में पड़ जाती है। उसे लगता है अंजा ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। सावा बिल्कुल अकेली हो जाती है और अंजा से बातचीत भी बंद कर देती है। अंजा और लोकी जाने की तैयारी करते हैं। अंजा सावा से कहती है, तुम भी हमारे साथ चल सकती हो, लेकिन सावा कुछ नहीं बोलती। रात को जब लोकी शिकार पर जाता है, सावा अंजा को बुलाती है, आओ तुम्हारे बाल गूंथ दूं। अंजा पास आती है। सावा उसके बाल गूंथती है, लेकिन अचानक उन्हीं बालों से उसका गला घोंट कर उसे मार देती है। इसके बाद सावा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता। सावा अंजा का चेहरा चाकू से उतारकर मास्क की तरह अपने चेहरे पर चिपका लेती है। अंजा के कपड़े पहन लेती है। उसे लगता है अब लोकी उसे प्यार करेगा। जब लोकी लौटता है तो उसे अंजा समझता है। दोनों पास आते हैं, लेकिन आवाज़ सुनकर लोकी को शक होता है। वह चेहरा छूकर समझ जाता है कि यह अंजा नहीं बल्कि सावा है। लोकी डरकर टेंट से बाहर भाग जाता है। सावा अकेली टेंट में बैठकर रोती रहती है। फिल्म यही दिखाती है कि जब इंसान को तन्हाई और ईर्ष्या घेर ले तो वह किस हद तक पागलपन और विनाशकारी फैसले ले सकता है। इसी दृश्य के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।